हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे पेपर नंबर 1 की सीएस एग्जीक्यूटिव में, दैट इज रिगार्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था विच इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, आरटीआई जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इंटेंशन है, वो सब हमने देखा। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में हमने ऑलरेडी काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली। एक्ट कब से आया, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 में क्या बोला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, और राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए कौन से ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है, पीआईओ है, असिस्टेंट पीआईओ है, अच्छा इनका जो प्रोसीजर फॉलो करना होता है वो सारी चीजें। तो ऑलरेडी हमने ये काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया। सो नाउ टुडे इन दिस लेक्चर वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर ऑफ द एक्ट एंड लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें बात हो रही है एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर की। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे वो डेटा जो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है और जिसको जानना पब्लिक का राइट है, ठीक है, उनका अधिकार है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। बट हर तरीके की इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते। कुछ ऐसी एजेंसीज होंगी, कुछ गवर्नमेंट के भी ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जिनको सीक्रेसी मेंटेन करना नेसेसरी है। अदरवाइज कहीं ना कहीं उनके काम में रुकावट आ सकती है, उनको प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब चीजें पॉसिबल है। तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि आप हमें हर चीज के लिए कंपेल नहीं कर सकते कि आरटीआई के नाम पे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए दे दो। तो कोई तो ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी जो एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। तो उन एग्जेम्पशंस की बात हम यहाँ पे इस चैप्टर में आगे इस टॉपिक में करने वाले। तो शुरू करते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले क्या बोला है, कौन सी वो इन्फॉर्मेशन है। अब आपके लिए पूरा एक क्वेश्चन है, जैसे 8 पॉइंट्स है यहाँ पे, तो आराम से इसका वेटेज हो सकता है 4, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स भी हो सकता है। तो 6 मार्क्स में आपको अगर 8 छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने भी पड़ते हैं तो दैट इज वर्थ एंड इट इज मोर देन इनफ, वो पॉसिबल है। ठीक है, तो देखें ये पूरा एक आंसर है। पहले क्वेश्चन में, पहले पॉइंट में बोला है वेयर द डिस्क्लोजर प्रीजुडिशियली अफेक्ट्स द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो यूनिटी की हम बात करते हैं और जो पीस की हम बात करते हैं, जो हार्मनी की हम बात करते हैं, ठीक है, कि इंडिया की जो सोवरेनिटी है, ठीक है, और इंटीग्रिटी है, उसका मतलब है जो हार्मनी, जो यूनिटी, जो पीस और जो लॉ एंड ऑर्डर हमारे सिस्टम में बना हुआ है। अगर किसी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने से पब्लिक में वो हार्मनी डिस्टर्ब हो सकती है, हमारी जो यूनिटी है, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम बोलते हैं, वो डिस्टर्ब हो सकती है, तो फिर ऐसी चीजों को रोका जाएगा और ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। बहुत बार ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती है, किसी एक सेक्शन जो है सोसाइटी का उसको बुरा लग सकता है, चाहे वो मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, या कोई पर्टिकुलर सेक्शन हो जो, या कास्ट के बेसिस पे अगर हम डिवीजन ना करें तो किसी और बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे, या फिर फाइनेंशियल बेसिस पे, या फिर कास्ट कैटेगरी जो भी आप बोलते हो उस बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो पास्ट में हो चुका है, उसका डेटा देने से ऐसा लग सकता है कि यार लोग इसका मिसयूज करेंगे और जो डेटा है लोग उसको रिलीजियस एंगल से देखेंगे, कास्ट के एंगल से देखेंगे और पॉलिटिकल उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, राइट्स वाइट्स हो जाएंगे। तो भाई ऐसा डेटा मत दो। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन को डिनाई किया जा सकता है। दूसरे पॉइंट में बोला है ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको कोर्ट ने या फिर किसी ट्राइब्यूनल ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है, एक्सप्रेसली फॉरबिड किया हुआ है कि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं जानी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब कोर्ट ने बोला कि जो भी यहाँ पे डिस्कस हुआ, पता है कोर्ट रूम में भी कितनी बार होता है कि जो सेंसिटिव मैटर्स के केस चल रहे होते हैं ना, उसमें कोर्ट के अंदर अननोन या अननेसेसरी किसी भी पर्सन को बैठने नहीं देते हियरिंग सुनने के लिए। बाकी नॉर्मल केसेस में आप बैठ के सुन सकते हो, सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पब्लिक बैठती है केसेस में, जैसे लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज चैनल वाले होते हैं, वो लोग बैठते हैं, वो लोग सुनते हैं कि क्या हुआ। बट बहुत सेंसिटिव केसेस में वो लोग अलाउ नहीं करते। जैसे कोई मैटर ऐसा हो, किसी विमेन को लेके हो, या कोई ऐसा मोलेस्टेशन का या ऐसा कुछ मैटर हो गया हो, तो उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, या फिर कोई टेररिस्ट या ऐसा कोई मैटर हो और किसी को एज एन आई विटनेस बुलाया हो तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, तो वो सारे केसेस में वो लोग क्या करते हैं, किसी को अलाउ नहीं करते। और लास्ट में कोर्ट एक और पॉइंट बोल सकता है कि जो कुछ यहाँ कोर्ट रूम में डिस्कस हुआ है उसमें से कुछ भी चीज अगर बाहर गई तो जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके अगेंस्ट एक्शन होगा एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब जब हमने ना बोली फिर भी आपने वो इन्फॉर्मेशन प्रेस को दे दी तो आप गए। ठीक है, तो वो नहीं कर सकते। तो आरटीआई में भी वैसी इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो नहीं मिलेगी, डिनाइड है। तीसरे पॉइंट में बोला है वेयर द डिस्क्लोजर वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये ऐसा हो गया कि पार्लियामेंट को जो अधिकार मिले हैं, जो राइट्स मिले हैं,
स्टेट असेंबली को जो राइट्स मिले हैं कि भाई हम कुछ इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रख सकते हैं, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन आरटीआई में दे दी, तो उनको जो राइट्स मिले हैं उसका क्या हुआ? तो वो प्रिविलेज तो उनसे छीन लिया गया ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये चीजें है क्या? कमर्शियल कॉन्फिडेंस, कमर्शियल, ट्रेड सीक्रेट, बिजनेस सीक्रेट्स, मतलब कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि अगर मैंने आपको कोई बात बताई है, बिजनेस डील है हमारी, तो आप वो इन्फॉर्मेशन किसी को पास ऑन नहीं करोगे, ये हमारा कमर्शियल कॉन्फिडेंस है एक दूसरे के साथ। तो वो इन्फॉर्मेशन किसी तीसरे को कैसे लीक हो सकती है? तो आरटीआई में अगर वो इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगी जाए तो मैं भी नहीं दूंगा, प्राइवेट एंटिटी हूं, आप भी नहीं दोगे, आप भी एक प्राइवेट पर्सन हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल तो आप हो नहीं। ठीक है, और ट्रेड सीक्रेट्स में क्या होता है? अगेन वही बिजनेस के सीक्रेट्स, हर बिजनेसमैन का अपना सीक्रेट होता है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेगा। अब मैं अगर एक प्रोफेशनल भी हूं तो मेरा काम करने का तरीका, मेरी सोच, मेरे स्टूडेंट्स या मेरे क्लाइंट्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करने का तरीका वो यूनिक है, और जो बाकी लोग पढ़ा रहे होंगे उनका भी यूनिक होगा, दैट इज ऑब्वियस। तो ना मैं किसी को कॉपी कर सकता हूं, ना कोई मुझे कॉपी कर सकता है, और अगर मैं किसी को कॉपी करने भी जा रहा हूं तो उसकी सारी बातें मुझे नहीं पता है। अच्छा, जो मैं आपके लिए प्लानिंग करता हूं वो सारी प्लानिंग किसी और को नहीं पता है, तो मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा रखूंगा जो मेरी मोनोपोली रखे, या मेरी एक डिफरेंट आइडेंटिटी रखे कि भाई जो ये करवा रहे हैं, जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, वो कहीं और नहीं मिलती। अब वो कैसे मैनेज कर रहे हैं वही सीखने वाली चीज है। ठीक है, तो ट्रेड सीक्रेट्स हो सकते हैं प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को लेके, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को लेके, प्रोसेस किस तरीके से होता है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो उसका प्रोसेस भी तो सीक्रेट होता है ना, नहीं तो हर कोई कॉपी कर लेगा। तो वो सारी चीजें जो है वो सीक्रेट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक वर्ड है जो आप आगे ईबीसीएल के सब्जेक्ट में पढ़ोगे, उसमें हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, ये सारी चीजें होती है। ट्रेडमार्क मतलब किसी कंपनी का लोगो, उसका नाम। कॉपीराइट मतलब स्टोरी, म्यूजिक, वीडियो, ये सारी चीजें जो होती है उसका कॉपीराइट होता है। कि जैसे अगर मैंने कोई नॉवेल लिख दी, ठीक है, अब वो नॉवेल की स्टोरी पे आप मूवी बनाना चाहते हो तो मुझसे बिना पूछे नहीं बना सकते, मैं उसका कॉपीराइट करवाऊंगा कि ये नॉवेल के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जो स्टोरी है, वो मैंने सोची है, वो मेरी इमेजिनेशन है, और अगर किसी को उसके ऊपर मूवी प्रोड्यूस करनी है तो मुझसे पहले परमिशन लेनी होगी कि वो मेरी स्टोरी को यूज कर सके। ठीक है, इसके बाद पेटेंट की बात करें, साइंटिफिक इन्वेंशंस, केमिकल फॉर्मूलाज, मेडिसिनल फॉर्मूलाज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये लोग सब क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एक्ट में पेटेंट करवा लेते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने फॉर्मूला को, ताकि अगर वो फॉर्मूला कोई कॉपी कर भी ले, किसी को पता भी चल जाए, तो वो उसको कॉपी करके सेम प्रोडक्ट बना के ना बेच सके। तो आप किसी कंपनी के पेटेंट के खिलाफ, या किसी कंपनी ने अगर कोई ट्रेड सीक्रेट रखा है और आप आरटीआई फाइल करोगे कि मुझे ये सीक्रेट जानना है यार, मेरे को मालूम पड़ा, मुझसे रहा नहीं जा रहा, नींद नहीं आ रही यार, बस मुझे बता दो, मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, यही सोचता रहता हूँ, मेरी मदद कर दो, नहीं होगा भाई। किसी और का ट्रेड सीक्रेट है, प्राइवेट कंपनी है, किसी का पेटेंट है, किसी की टेक्नोलॉजी, उसकी मेहनत है, उसकी रिसर्च है, आप कौन होते हो बीच में उसको पूछने वाले? और आप पूछ के करोगे क्या? कॉपी करोगे उसको? वो तो हो नहीं सकता, तो क्या जरूरत है? तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो डिनाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट। अब ये क्या चीज है? देखो, कॉन्फिडेंस फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जब दो गवर्नमेंट्स के बीच में रिलेशन अच्छे होते हैं, जैसे इंडिया है और यूएस है, अच्छे रिलेशन है, कभी होते हैं कभी नहीं भी होते, चलो है, तो मोदी जी और बाइडेन, ठीक है, उनके बीच में अगर कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, तो नो डाउट प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को वो डिटेल्स पता होंगी, बट आरटीआई में वो प्रोवाइड नहीं होगी, बिकॉज वो बोलेंगे कि यार दो गवर्नमेंट्स के रिलेशन है, अगर ये बात पब्लिक हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं रेपुटेशन खराब होगी दोनों गवर्नमेंट्स की एक दूसरे की नजर में, और फ्यूचर में शायद वो कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी की लाइफ को या किसी की प्रॉपर्टी को डेंजर में डाल सकती है, किसी की सेफ्टी के ऊपर डेंजर आ सकता है। जैसे कसाब का केस हुआ था, तो अब कसाब को अरेस्ट करके रखा है पुणे की जेल में या मुंबई की जेल में। अब लोग आरटीआई फाइल कर रहे हैं कि कौन से सेल में है, कौन से बैरक में है, गूगल मैप के उसके ऊपर लोकेशन हमें शेयर कर दो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको जाके मार के आएंगे, इतना गुस्सा है हमारे अंदर। भाई आपका गुस्सा ठीक है, लेकिन कानून भी तो एक सिस्टम है ना। अगर ऐसे उसको ओपन सेल में रख दिया, उसके लिए तो पता है अंडरग्राउंड कोर्ट बनाया था ताकि उसको बाहर ले जाना नहीं पड़े, उस पर अटैक नहीं हो जाए, उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे, क्योंकि लोग उससे इतना गुस्सा थे तो कोई ना कोई उस पर अटैक करके हीरो बनने की कोशिश करता, तो वो अलाउड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट है। आगे देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है।
ठीक है, अगले पॉइंट में ऐसा बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन दैट वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स। अब यहाँ पे ये बोला हुआ है कि देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पुलिस को रिपोर्ट मिली है कि एक बहुत ही पहुंचा हुआ बदमाश जो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, चोर है, जो भी है, तो वो आपके इलाके में कहीं छुपा हुआ है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। अब पुलिस के भी अपने इन्फॉर्मर्स होते हैं, उनका अपना सिस्टम होता है, यू नो दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या चल रहा है। अब उसमें आपने क्या किया, आपको पता चला कि आपके एरिया में छुपा है। एक काम करते हैं, ये अपने फाइल कर देते हैं आरटीआई। मीनवाइल पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि ये कहाँ छुपा है, एंड पुलिस ने पूरा प्लान कर लिया है कि इसको यहाँ से अरेस्ट करना है, ये इसका हाइड आउट है। आपने आरटीआई फाइल करके पुलिस से पूछ लिया बताओ कहाँ छुपा है। पुलिस ने बोला अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, हम इसको अरेस्ट करने वाले हैं। और वो प्लानिंग कर रहे थे, उससे पहले तो न्यूज चैनल पे आ गया, ठीक है, द नेशन नोज, नेशन वांट्स टू नो आता है ना, नेशन नोज, ठीक है, कि ये यहाँ पे छुपा हुआ है, इसको गौर से देखिए, ये वो घर है, इसके अंदर वो छुपा हुआ है, पुलिस इसको पकड़ने वाली है। अपना रिपोर्टर्स लोग तो जल्दी में होते। अच्छा, हुआ ये कि जो टेररिस्ट था वो खुद टीवी देख रहा था, बोले यार ये घर तो देखा देखा लग रहा है, ये मेरी बात कर रहे हैं क्या, मैं ही छुपा हुआ हूँ यहाँ पे, इनको पता चल चुका है। अब पुलिस जब तक उसको अरेस्ट करने पहुंचेगी वो तो गायब हो चुका होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी इंफॉर्मेशन के चक्कर में पुलिस का जो काम है उसमें रुकावट आई, उसको इम्पीड किया गया, ठीक है, उसको एप्रीहेंड किया गया, और कहीं ना कहीं ऑफेंडर्स को प्रोसिक्यूशन से बचाया गया। तो लोग ऐसे तो फिर पकड़े ही नहीं जाएंगे कभी। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे पुलिस के काम में रुकावट आती हो या कोई सीक्रेट सर्विसेज के काम में रुकावट आती हो, तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको वो नहीं देंगे, दे कैन डिनाई। वो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट पेपर्स की बात हो रही है। कैबिनेट पेपर्स क्या होते हैं ये बता देता हूँ। देखो, जब भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जैसे अभी मोदी जी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है, मोदी जी अकेले नहीं चला रहे, उनकी एक टीम है जिसको बोलते हैं कैबिनेट, ठीक है। तो वो टीम के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है और डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। तो सबको अपनी अपनी मिनिस्ट्री दी होती है। वही मिनिस्ट्री की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब वो जो मिनिस्ट्री है या जो कैबिनेट है, वो जब डिस्कशन करते हैं आपस में, पार्लियामेंट में नहीं, ठीक है, वो कैबिनेट की जो कमिटी है, जो टीम है, वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये पार्लियामेंट्री डिस्कशन नहीं है जहां पे ऑपोजिशन भी होगा, बाकी मेंबर्स भी होंगे। यहाँ पे सिर्फ उस मीटिंग में कौन होता है, वो कैबिनेट के लोग। तो वो लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से लॉज बनाने चाहिए, कंट्री के लिए फ्यूचर में क्या अच्छा है क्या नहीं है, वो सब कुछ वो लोग इन्फॉर्म करते हैं। अब वो जब डिस्कशन होता है तो उसमें जो कुछ भी लिखा जाता है, मतलब जो बातें होती है, उसका मिनट्स बनता होगा। जैसे एक मीटिंग में मिनट्स बनता है ना, हर चीज को रिटर्न में नोट करते हैं, किसने वोट किया फेवर में, किसने वोट किया अगेंस्ट में। ये कैबिनेट पेपर्स जो है, दे आर द अथॉरिटी और द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द मिनिस्ट्री और द रूलिंग पार्टी। तो वो पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस हुआ है। तो आप उसको अगर मांगने जाओगे आरटीआई में, तो दे हैव द राइट टू डिनाई कि ये हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्लियर है? सेक्शन 8, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो पर्सनल हो, जो किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करती हो, ऐसी इंफॉर्मेशन आप कैसे मांग सकते हो। अब मुकेश अंबानी के घर में क्या होता है, उसके घर में कितने रुपए का फर्नीचर लगा है, उसका लाइट बिल कितना आता है, ठीक है, वो आपका काम थोड़ी है। मुकेश अंबानी बोलेंगे कि बोले वो मेरा प्रॉब्लम है, आप कौन हो। मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिटेल दे सकता हूँ क्योंकि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन पब्लिक डोमेन में है, लोग उसमें पैसा लगा सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड नहीं, आई मीन लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट सेक्टर में है, बट पब्लिक लिमिटेड है। कहने का मतलब ये है, तो लोग उसके शेयर खरीदते हैं, तो मैं सबको आंसरेबल हूँ। बट मेरे घर में क्या होता है, कितना लाइट बिल आता है, कितना फर्नीचर है, कितने सोफा है, बाहर से तो देखना है, देखो, मैं क्यों आपको बताऊंगा। तो वो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करना आपका अथॉरिटी नहीं है। तो वो चीज वो लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 9 में बोला इट एम्पावर्स द पीआईओ टू रिजेक्ट अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन वेयर एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट वुड बी इन्वॉल्व। ये मैं अभी आपको ऊपर आईपीआर वाले पॉइंट में समझा चुका हूं, ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, सेक्शन 10 में ऐसा बोला है कि पार्शियल डिस्क्लोजर करके भी कुछ होता है। ये वर्ड ध्यान रखना, अगर उनको कुछ छोटा सा पॉइंट पूछना होगा ना, ये चीज पूछ सकते हैं, पार्शियल डिस्क्लोजर। इसका मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है उसका एक हिस्सा ये एग्जेम्पशन में कवर होता है और एक हिस्सा ऐसा है जिसपे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वो क्या करेंगे, आपको उतनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे जितनी अलाउेबल है, और जितनी एग्जेम्प्टेड है उतनी मना कर देंगे। तो ऐसे पार्शियल डिस्क्लोजर भी हो सकता है, और रीजंस आपको मिलेंगे राइटिंग में कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया। तो आपके पास पूरा रिटर्न प्रूफ होगा उसका। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जो एक्सक्लूडेड है।
देखो ऊपर वाले टॉपिक में इसमें कंफ्यूज मत होना, लास्ट टॉपिक में बोला था कौन सी इंफॉर्मेशन है जो एग्जेम्प्टेड है, यहाँ बोला है कि कौन सी अथॉरिटीज है जो एक्सक्लूडेड है। बात दोनों में एक ही है, इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, लेकिन ओरिएंटेशन अलग है। वहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही थी, वहां पे इंफॉर्मेशन के टाइप की बात हो रही थी, और यहाँ पे अथॉरिटी की बात हो रही है। फिर उस अथॉरिटी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो, दे कैन डिनाई कि बोले हमारे ऊपर तो आरटीआई एक्ट लगता ही नहीं, ऐसे, ठीक है। अब इसमें सारी सिक्योरिटी एजेंसीज कवर होती है जितनी भी आप देख रहे हो, आईबी, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, रॉ तो आपने मूवीज में सुना होगा, ठीक है, टाइगर जिंदा है देखी होगी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RNAW ऐसा बोलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो ये इनकम टैक्स की चोरी और ये सब पकड़ते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हम उनको बोलते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मतलब ड्रग्स कंट्रोल के लिए, एविएशन में मतलब ये एरोप्लेन और इस सब से कनेक्टेड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये सब अलग अलग टीम्स है आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, जो अलग अलग लोकेशंस पे अपॉइंटेड है। जैसे BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारे गुजरात में भी है, कच्छ और पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है, राजस्थान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उस पर भी BSF पोस्टेड है। इंडिया की 3,500 किलोमीटर की जो बाउंड्री है दैट इज शेयर्ड विद द नेबरिंग कंट्रीज, और उसमें BSF पोस्टेड है। तो इट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस और हाई रेटेड सिक्योरिटी फोर्स जो बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी करते हैं, ठीक है। इसके बाद CRPF है, सेंट्रली रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास सेमी मिलिट्री या सेमी कमांडर्स अपॉइंट करके रखते हैं होल्ड पे, कि भाई बॉर्डर पे जो हो रहा है वहां तो BSF संभालेगी, बट कंट्री के अंदर अगर राइट्स हो गए तो कौन बचाने आएगा। अब BSF वालों को यहाँ बुला लिया तो पाकिस्तान वाले अंदर आ जाएंगे, चाइना वाले अंदर आ जाएंगे, तो उनको रोकने के लिए वहां पे BSF को तो रखना ही पड़ेगा। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए CRPF हमेशा रिजर्व रहती है कि किसी भी सिटी, किसी भी स्टेट में कोई प्रॉब्लम हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट CRPF को भेज के स्टेट गवर्नमेंट की मदद कर सकती है, तो उसको CRPF बोलते हैं। ITBP दैट इज इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, ये इंडिया और चाइना के बीच में जो तिब्बत वाला एरिया है वहां पे ये टीम है। स्नो वाले रीजन में जनरली इनको ऑपरेट करना पड़ता है, दैट इज टू डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल। -50 डिग्री टेम्परेचर में अगर इंसान खड़ा रहता है पूरी रात तो उसकी क्या हालत होती होगी वो सोचने वाली बात है। मीन्स हैट्स ऑफ के हम शायद 15-20 डिग्री टेम्परेचर में भी हमें ठंड लगती है, वो लोग -30, -40, -45, सियाचिन ग्लेशियर जो है वहाँ पे इंडियन आर्मी पोस्टेड है। आप 5 मिनट अगर वहाँ खड़े रह के दिखा दो ना तो मान जाऊंगा, मैं खुद नहीं रह सकता हूँ। तो उनके लिए जो रिस्पेक्ट निकलती है ना, ये चीज सोच के कि -40 डिग्री में इंसान का खून जम जाता है, वो कैसे वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। मतलब आप अगर उसके बारे में पढ़ोगे, मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता रहता हूँ काफी, मैंने देखा था, अगर वहाँ पे ना सियाचिन में फाइट होने की वजह से या एम्बुश की वजह से या मिलिट्री के साथ दूसरी कंट्री के या टेररिस्ट के साथ फाइट होने से जितने लोग नहीं मरते, उससे ज्यादा आर्मी मैन वेदर कंडीशंस की वजह से वहां पे शहीद हो जाते हैं। तो दैट इज अ बिटर ट्रूथ, ठीक है। वहां पे मतलब ऐसा है कि अगर आपको थोड़ी सी खरोच आ गई और कट हो गया आपकी स्किन पे और ब्लीडिंग शुरू हो गया, तो इतनी ठंड है कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता। जो उसको टेम्परेचर चाहिए, जो व्हाइट ब्लड सेल्स को टेम्परेचर चाहिए टू कवर दैट वुंड जो आपके शरीर पे हुआ है, तो वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए वो व्हाइट ब्लड सेल्स काम ही नहीं कर पाते इतने टेम्परेचर में, वो भी जम जाते हैं और ब्लीडिंग बंद ना होने की वजह से डेथ हो सकती है। तो मैंने ये पढ़ा था कि आर्मी मैन वहां पे शेव करने से भी डरते हैं कि अगर हम शेविंग कर रहे हैं और कट लग गया और ब्लीडिंग हो गया, वो ब्लीडिंग की वजह से मर जाएंगे, क्योंकि वो ब्लीडिंग बंद ही नहीं होगा। और वहां से आप जब तक नॉर्मल टेम्परेचर पे आओगे तब तक तो काम खत्म हो जाएगा। तो आप सोचो इतना सीवियर सिचुएशन में भी दे आर सर्वाइविंग, ठीक है। और वहां पे कोई व्हीकल नहीं जा सकते सियाचिन में, सिर्फ हेलीकॉप्टर जाता है। मतलब खाना भी जाता है ना वहां पे, तो एक रोटी भी हेलीकॉप्टर से जाती है, उसका आटा भी हेलीकॉप्टर से जाता है। तो सोचो कितना गवर्नमेंट भी वहां पे फंडिंग स्पेंड कर रही है और आर्मी मैन कैसे रह रहे हैं वहां पे। चलो पैसा अपनी जगह, बट लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, दैट इज रियली टफ एस्पेक्ट। ऐसी बहुत सारी पुलिस है, CID भी है, CID तो आपने सुना होगा, टीवी पे आता था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, NSG, ये जो ताज होटल पे मुंबई में अटैक हुआ था, आपने देखा, वो ब्लैक कमांडोज आए थे हेलीकॉप्टर में से जंप करके और डायरेक्ट अटैक किया उस पर और सब खाली कराया। दे आर द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, वन ऑफ द बेस्ट एंड द एलिट ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्मी, सबसे ज्यादा खतरनाक और वेल ट्रेन, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलो, तो इनके फुल फॉर्म नीचे दे रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हो। इसके साथ एक और पॉइंट है, सेक्शन 24 की बात हो रही है, वहां पे ये बोला है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन का अगर चार्ज लगता है इन अथॉरिटीज पे, देन कुछ कंडीशंस में वो आंसरेबल हो सकते हैं, बट ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही वो आंसरेबल होंगे, अदरवाइज नहीं। देख लेते हैं वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन उन्होंने रख दी, उन्होंने ये बोला कि अगर ऐसी सिचुएशन में
ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का या करप्शन का कोई चार्ज इन अथॉरिटीज पे लगता है तो उनको अगर कोई क्वेश्चन उस मैटर में पूछा जाता है तो दे कैन आंसर, बट उसके लिए पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, एंड देन उनको परमिशन जो है वो मिलेगी तो वो आंसर कर सकते हैं। यहाँ बोला हुआ है फर्दर द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एलिगेशंस ऑफ सच ह्यूमन राइट्स वायलेशन shall be given only with the approval of CIC within 45 days from the date of receipt of request। तो जिस दिन रिक्वेस्ट आई कि ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए 45 डेज के अंदर CIC अप्रूवल देगी तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ये चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन है, ये सारी डिटेल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसी में कवर होने वाली है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बोला है इंफॉर्मेशन कमीशन, ये एक अथॉरिटी है। PIO तो एक ऑफिसर हो गया ना, कोई डिपार्टमेंट भी तो होना चाहिए RTI के लिए, तो ये जो डिपार्टमेंट है इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन। इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो कहीं ना कहीं डेटा संभालने का भी काम करती है और RTI एक्ट को रेगुलेट करने का भी काम करती है। सेंट्रल लेवल पे CIC है, स्टेट लेवल पे SIC है, ऐसी दो अथॉरिटीज हैं, ये बोला हुआ है। और ये लोग अपना अपना डेटा मेंटेन करते हैं। जैसे अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो हमारे गुजरात स्टेट की जो SIC होगी उसके पास गुजरात से रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का डेटा होगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स का डेटा होगा, ठीक है, और उनका खुद का सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा भी होगा। तो ऐसे करके एक तरीके का डेटा बेस है, ऐसा आप बोल सकते हो। अब इनको कौन अपॉइंट करता है, क्या इसमें ऑफिसर्स होते हैं, वो सब देखना है हमें। CIC इज टू बी कंस्टिट्यूटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड थ्रू अ नोटिफिकेशन, गैजेटेड नोटिफिकेशन, ठीक है, भारत का राजपत्र ऐसा बोलते हैं उसको। आगे बोला है CIC में एक कमिश्नर होगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एंड बाकी के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जिनकी टोटल कैपेसिटी 10 होगी। तो 1 + 10, एक चीफ कमिश्नर, बाकी दोनों नॉर्मल कमिश्नर सारे, और टोटल क्वांटिटी हो गई 11। तो आप 11 मत लिखो, आप एग्जाम में ऐसे ही 1 और 10 लिखो, अपने आप सेम लैंग्वेज आ जाएगी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इन लोगों को अपॉइंट करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनको ये रेकमेंड कौन करता है कि किसको अपॉइंट करो? एक कमिटी रेकमेंड करती है, ठीक है। अब ये कमिटी में कौन होता है? कमिटी में होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो चेयरमैन होते हैं इस कमिटी के। फिर इस कमिटी में होते हैं ऑपोजिशन के लीडर, लोकसभा के ऑपोजिशन पार्टी के लीडर, ठीक है। और इसमें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर ने अपने एंड से नॉमिनेट किया होता है। तो जब ये सब लोगों की कमिटी रिकमेंड करती है तब जाके प्रेसिडेंट जो है, ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड ऑल, इनको अपॉइंट करते हैं। तो अपॉइंटमेंट करने का काम प्रेसिडेंट का है, बट प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करने का काम कमिटी का है। कमिटी में प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर में से कोई होगा जिसको PM ने सिलेक्ट किया होगा, और ऑपोजिशन के लीडर, मतलब जैसे अपने यहाँ भी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस है, वो ऑपोजिशन में है, तो उनके लीडर। तो ये सिचुएशन रहेगी। आगे ये बोला उन्होंने कि जो लोग इस कमिटी में अपॉइंट होते हैं उनका पब्लिक लाइफ में काम होना चाहिए, उनका जनरल नॉलेज बहुत हाई होना चाहिए, तभी उनको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, ये ध्यान रखना। एंड बोला हुआ है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, किसी पोस्ट पे नहीं होने चाहिए, वो कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं कर सकते, मतलब ये एक फुल टाइम जॉब है, पूरा ध्यान आपको यहाँ पे देना है। एंड अनदर पॉइंट, इनका टर्म ऑफ ऑफिस जो होगा वो 5 साल का होगा, या फिर 65 ईयर्स की एज, विच एवर इज अर्लियर। तो ये कंडीशन है, और रीअपॉइंटमेंट के लिए ये लोग एलिजिबल नहीं है। अच्छा, SIC में सब कुछ सिमिलर है। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट था तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा, वहां पे प्रेसिडेंट थे तो यहाँ पे गवर्नर आ जाएंगे, वहां प्राइम मिनिस्टर थे तो यहाँ चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे जो चेयरमैन होंगे, और बाकी ऑपोजिशन के लीडर लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट लेवल पे एक कैबिनेट मिनिस्टर जिनको CM ने अपॉइंट किया, सेम। बाकी के सारे पॉइंट जो है वो सिमिलर केस में ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इन्होंने बोला है कि जो सैलरी होगी एक स्टेट CIC की, वो इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके कमिश्नर के बराबर होगी, तो उनका लेवल सेम माना जाएगा। और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं उनके भी बराबर सैलरी होगी, तो उनका जो स्टेटस है वो सेम माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, पावर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन। इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो देखा जाए तो एक तरीके से PIO से ऊपर लेवल अथॉरिटी है ऑब्वियसली, तो उनके पास वो सारे पावर्स हैं जिनके थ्रू इस एक्ट को प्रॉपरली चलाया जा सकता है। तो RTI एक्ट का कहीं पे भी कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसको ठीक करने का पूरा काम ये कर सकते हैं। तो इस आंसर में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, वो सारी चीजें बाकी जो हमने पढ़ा उसी से रिलेट की है। आपको अगेन ये करना है, इस आंसर को खुद से पढ़ना है, और जो क्वेरी है वो हम डाउट सॉल्विंग में लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, तो एक बार आप इसको पढ़ सकते हो। मैंने पढ़ा हुआ है, नो, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी।
हाँ आगे बढ़े, अपेलेट अथॉरिटीज, उसमें वो पॉइंट आ ही जाएगा। अपेलेट अथॉरिटीज में क्या स्टेटस है, मतलब कौन किसको अपील करेगा आरटीआई में अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो देखो, पीआईओ के पास आप सबसे पहले जा रहे हो, इंक्लूडिंग असिस्टेंट पीआईओ। अगर वो आपकी बात नहीं सुनता है तो आप जा सकते हो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास, मतलब जिस ऑफिस में, जिस जोन ऑफिस में पीआईओ बैठता है, उस जोन ऑफिस का जो भी हेड है, आप उसको कंप्लेंट करो कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर वो भी आपके फेवर में डिसीजन नहीं देता है तो फिर आप जा सकते हो या तो सीआईसी या फिर एसआईसी के पास, डिपेंडिंग के इन्फॉर्मेशन किसके कंट्रोल में है। तो फर्स्ट अपील करने का राइट हमारे पास है टू दिस ऑफिसर, एंड सेकेंड अपील करते करते हम जा सकते हैं टू इंफॉर्मेशन कमीशन। अब इसकी टाइम लिमिट दे रखी है कि आपको कितने दिन में अपील करना पड़ेगा, तो 30 डेज में अपील करने की बात की। जैसे ही पीआईओ ने आपको रिजेक्ट किया या आपके फेवर में डिसीजन नहीं दिया, उसके ऑर्डर की कॉपी मिलते ही अगले 30 डेज में आप यहाँ पे जाके अपील कर दो, ये बोला हुआ है। टाइम एक्सटेंशन भी मिल सकता है इस 30 डेज में, अगर कहीं पे कुछ डिले हो गया तो वो आपको टाइम देंगे, बट सफिशिएंट या जेन्युइन रीजन होना चाहिए। फर्स्ट अपील शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 30 डेज, मतलब आपने तो चलो अपील फाइल कर दी एचओडी को, अब ये एचओडी जो है वो कितने दिन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा इन नेक्स्ट 30 डेज। मतलब 30 डेज आपको मिले थे उसके पास जाने को, और उसको भी 30 डेज मिलेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने को, और ये 30 डेज में 15 दिन का एक्सटेंशन हो सकता है, टोटल हो जाएगा 45, ये ध्यान रखना, ठीक है, टोटल हो जाएगा 45। आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पे भी काम नहीं हुआ, फेवर में डिसीजन नहीं आया, सेकेंड अपील करो इन्फॉर्मेशन कमीशन को, और ये करनी है आपको 90 डेज में, तो इसके लिए आपको टाइम ज्यादा मिल रहा है, 90 डेज में आप कर सकते हो, और इसमें भी सफिशिएंट कॉज रहेगा, तो 90 डेज में कुछ टाइम एक्सटेंशन आपको दिया जा सकता है। तो आई होप यहाँ तक तो समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, पेनल्टीज। अब पेनल्टीज जो है सेक्शन 20 में दे रखी है, उसमें ये बोला हुआ है कि अगर ये पीआईओ आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, और ये सारे प्रॉब्लम जो हम ऊपर देखते हुए आए हैं वो उसने की, कि राइटिंग में रिजेक्शन नहीं दिया, लिख के नहीं दिया, आपको इन्फॉर्मेशन दी बट गलत दे दी, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, जानबूझ के चीजें छुपाई, ऐसा कुछ वो कर रहा है, अननेसेसरी आपसे चार्ज ले लिया, तो उस पर 250 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगेगी, और 25,000 रुपीज टोटल पेनल्टी हो जाएगी मैक्सिमम, मतलब 250 रुपीज पर डे। उसने अगर 20 दिन लेट किया तो ये हो जाएगा 5,000, ऐसे उसने और लेट किया तो ये 5,000 से बढ़ भी सकता है, बट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम जा सकता है 25,000 तक, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार पेपर में, मुझे याद है दिसंबर 20 के पेपर में ये पेनल्टीज पूछी थी, तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो, आपको जो चीज इंपॉर्टेंट ना लगे वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, सेक्शन 23। यहाँ पे ये बोला है कि जो कोर्ट होता है ना, उसमें सबसे छोटा कोर्ट होता है, उसको बोलते हैं लोअर कोर्ट, सिटी लेवल का जो एकदम कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट में आरटीआई के मैटर को लेके नहीं जाया जा सकता। आपको जाना हो तो फिर आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, या उसके ऊपर फिर हाई कोर्ट, या उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक मैटर लेके जाओ तो समझ में आता है। लेकिन जो सबसे छोटे कोर्ट होते हैं ना, उनके पावर में ही नहीं आता कि वो आरटीआई का केस ले सके, तो ये उसको बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन, द पावर और द रेंज ऑफ द कोर्ट, ठीक है। ये टर्म हम आगे डिस्कस करेंगे ज्यूरिसडिक्शन का, तो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। ये भी एक थियोरेटिकल आंसर है, आपको अगर परेशान करना होगा पेपर में कि देखते हैं कौन कितना साइड का और अनएक्सपेक्टेड वाला पार्ट भी पढ़ के आया है, तो ये एक आंसर हो सकता है। इसमें सिर्फ ये बोला है कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, ये उनका रोल है कि वो इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचाए, और ये अवेयरनेस क्रिएट करे कि आरटीआई जैसा कुछ होता है उसको छुपाने की कोशिश ना करे। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे उन्होंने क्लियर किया। और इसके लिए बोला है कि भाई गवर्नमेंट ऑफिस में और सब जगह पोस्टर लगे होने चाहिए, लीफलेट अवेलेबल होने चाहिए, बैनर लगे होने चाहिए, स्टाफ होना चाहिए जो पब्लिक को गाइड कर सके आरटीआई के बारे में एंड ऑल। तो जितना आप अवेयरनेस क्रिएट कर सको उतना एज अ गवर्नमेंट आपका अच्छा मैनेजमेंट माना जाएगा। तो ये आंसर उस चीज के ऊपर है, तो एक बार आप इसको पढ़ के देखें तो आई डोंट थिंक कोई क्वेरी आएगी, ये पढ़ना चाहिए, समझ में आ जाएगा, सिंपल आंसर है। नहीं आएगा तो मैं बैठा हूँ। अच्छा, फिर इसमें क्या हुआ, अमेंडमेंट आया। अभी अमेंडमेंट क्या होता है, देखो आरटीआई का एक्ट तो 2005 का बना हुआ है, अच्छा भला। अब 2019 में इनको लगा कि इस आरटीआई एक्ट के कुछ छोटे छोटे प्रोविजंस हैं जहां पे कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है, तो वो क्लैरिटी इन्होंने यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दे दी। अमेंडमेंट एक्ट फुल एक्ट नहीं होता, इसमें सिर्फ चेंज किए हुए सेक्शंस की डिटेल्स होती हैं, नए ऐड हुए प्रोविजंस होते हैं, पूरा एक्ट नहीं है, सिर्फ चेंजेस बताता है, ठीक है। अब इसमें ना ये सारा जो स्टार्टिंग में मैंने पार्ट लिखा है, अगर आप ये पढ़ोगे तो इसमें आपको वही चीजें मिलेंगी जो ऊपर मैंने सीआईसी एसआईसी में
यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उसमें आपको बाकी सब चीजें सिमिलर मिलेंगी। एक वो जो सैलरी और अलाउंस वाला पॉइंट है ना कंपैरिजन के लिए, बस वो ध्यान रख लेना। उसके जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनके पावर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर है और उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस उसके बराबर है। स्टेट वाला जो पॉइंट है वो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। उनका जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं बाकी के, और जो स्टेट के सेक्रेटरी होते हैं उनके बराबर उनकी सैलरी होती है, तो उनके पावर्स और उनका जो एक बोलते हैं ना डिग्निटी है वो उस लेवल पे मानी जाती है। तो ये बेसिक पॉइंट इन्होंने यहाँ अमेंडमेंट में कवर किया है, बाकी तो सब मैंने भी ऊपर लिखा ही था, तो कुछ खास यहाँ पे है नहीं। दूसरा इन्होंने फिर ये समझाया है कि इलेक्शन कमीशन क्या होती है, वो चीज़ है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या होती है और वो क्या काम करती है। तो हमें पता है इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 324 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम्ड है, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट एंड ऑफ इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे इलेक्शंस को मैनेज करना ये किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का। स्टेट, सेंट्रल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर? तो ये इनका रोल है, वो उन्होंने खास यहाँ पे बताया हुआ है। बाकी therefore the mandate of election commission of India and the central and the state information commission are different। फिर वो बता रहे हैं कि दोनों अथॉरिटीज डिफरेंट है। अब हमने तो पूछा नहीं था इलेक्शन कमीशन को क्यों बता रहे हो बीच में, वो तो इन्होंने बीच में घुसेड़ दिया, हमने तो मांगा ही नहीं था इनसे। तो पहले ये SIC CIC पे चल रहे थे, फिर ये वहां से इंफॉर्मेशन ये जो इलेक्शन कमीशन है उस पर आए, फिर ये बोल रहे हैं कि दोनों एंटिटी सेम नहीं होती। वो तो हमको भी पता है वो सेम नहीं होती, एक का काम इन्फॉर्मेशन देना है, एक का काम इलेक्शन करवाना है, तो दोनों सेम कैसे हो सकती है? क्लियर है? तो कुछ नया नहीं है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इससे ज्यादा कुछ उन्होंने दिया नहीं था। तो जो सप्लीमेंट्री एड ऑन हुई है ICSI के थ्रू उसमें यही पॉइंट्स थे। और लास्ट में एक ही आंसर बोला है, पावर टू मेक रूल्स बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ये सारे जो मैटर्स हमने ऊपर पढ़े इनके रिगार्डिंग एक्ट के साथ साथ अगर कोई रूल्स फ्रेम करने हैं तो वो पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास रहेगा। अप्रोप्रिएट में सेंट्रल भी आ सकती है, स्टेट भी आ सकती है। अब इसमें सेक्शन 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 दे दिया, ये सब सेक्शन वो सब सेक्शन, तो याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं रहते हैं तो ठीक है। अब ये आंसर में तो क्या है कि फिर जो रट्टा मार सकता है उसके लिए फायदा है, बाकी तो क्या करेंगे। अब मैं आपको सेक्शन नंबर में समझा नहीं सकता हूँ कि 6 क्यों है 8 क्यों नहीं है, भाई है तो है, उन्होंने रखा है, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो आप ये आंसर को कैजुअली जब भी चैप्टर पढ़ रहे हो तब रीड कर लो, और समझने ना समझने जैसा कुछ है नहीं। बार बार पढ़ने से, 3-4 बार पढ़ने से, प्रैक्टिस से आपको अगर मेन पॉइंट्स याद रह जाएंगे तो आप ले सकते हो। सेक्शन नंबर नहीं याद रहता है तो एटलीस्ट कंटेंट तो लिख दो कि प्रिंट आउट कॉस्ट, फीस पेबल, टर्म ऑफ ऑफिस, उतना तो आप सैलरी अलाउंसेस वो सब तो मेंशन कर ही सकते हो, वो ऊपर वाले ही पॉइंट्स है। तो सेक्शन नंबर का इतना टेंशन नहीं लेना है, याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो इट इज परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है, डन। बस तो इसके साथ अपना चैप्टर खत्म हो चुका है फाइनली। RTI इज पैकअप। आप पूरा पढ़ो, जो भी डाउट्स हैं हम अभी जब डाउट सेशन करेंगे अपना तो उसके अंदर कवर अप करेंगे। जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप प्रॉपर डाउट सेशंस के साथ इसको कवर करना चाहते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वो डायरेक्ट मेरा पर्सनल नंबर है और कोई स्टाफ का नंबर नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आपसे कॉन्टैक्ट में रहूंगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप पूछें, एंड हम जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस शुरू करके अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट करना है, क्या कैसे पढ़ेंगे, क्या तरीका होगा ऑनलाइन पढ़ने का, और मटेरियल कैसे मिलेगा, वो सारी डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको सारी डिटेल्स पर्सनली समझा दूंगा, एंड थोड़ा आपके साथ डिस्कशन भी हो जाएगा। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।